यार बोर्ड आने वाले हैं और सारे चैप्टर्स का ना बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन भी करना है। तो मैं रिधिमा मैम पढ़ाई लिखाई एक्सप्रेस चैनल में आपके लिए एक रैपिड रिवीजन लेके आई हूँ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का, जिसे हम बहुत जल्दी कवर करेंगे, बहुत ही फुल स्पीड में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट। देखो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। यार केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है कि जो भी आपके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ना, जब वो कुछ उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं और वो उस केमिकल चेंजेस की वजह से वो सब्सटेंस जो है वो कुछ और डिफरेंट मतलब बन जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कई बार 1 मार्क में बोर्ड में पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, तो आपको लिखना है ट्रांसफर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब वो चेंज दोबारा ना आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आयरन आपका रस्ट हो गया, जंग लग गई उस पर, तो वो लग गई, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसको फर्दर रिवर्स नहीं कर सकते कि दोबारा वैसे ही आयरन को दोबारा उसी जो पहले कंडीशन थी उसमें ले आओ। ऐसी सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क से कर्ड बन सकता है पर कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता, दैट इज व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। अच्छा चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होता, उसमें हमें ये देखना होता है कि हमारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जहां एक तरफ क्या होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, दूसरी तरफ क्या होते हैं प्रोडक्ट होते हैं। अब बेटा रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं जो आपके इस साइड लिखे जाते हैं। ओहो एक मिनट, ठीक है। रिएक्टेंट वो होते हैं बेटा जो हमारे इस साइड लिखे जाते हैं, ठीक है, मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, ये वाले क्या हो गए आपके रिएक्टेंट और ये वाले क्या हो गए प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट में कुछ केमिकल चेंजेस आए और वो क्या बन गए आपके प्रोडक्ट बन गए। अब उसके बाद हम करते हैं कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े। पहली इंफॉर्मेशन तो ये होनी चाहिए कि जैसे सॉलिड, अगर कोई भी सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस जो है वो सॉलिड है तो उसके लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, और यहाँ पे स्मॉल एल भी लिखा होता है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है यार उसमें सॉलिड और साथ में थोड़ा सा, थोड़ा नहीं काफी लिक्विड प्रेजेंट हो, हम कहते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है उसमें सॉलिड भी है और बहुत सारा अमाउंट में लिक्विड भी है। तो खाली वो प्रॉपर लिक्विड नहीं होता, उसमें थोड़ा सा सॉलिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको एक क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये कंसंट्रेशन किसी की भी लिखनी हो तो CONC शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और ये डाइल्यूट का DIL। हीट चेंजेस, हीट चेंजेस का मतलब क्या है कि जब भी कभी कोई रिएक्टेंट से हम कोई केमिकल चेंजेस करते हैं तो अब क्या होता है हमारा कि रिएक्टेंट में अगर जैसे रिएक्टेंट ने हमने उसको ब्रेक किया, किसी भी हमने सब्सटेंस को जो भी रिएक्टेंट में प्रेजेंट है आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और उसको ब्रेक किया तो उससे नया प्रोडक्ट तो बना, लेकिन साथ में क्या निकली, बहुत ज्यादा हीट निकली। उस प्रोडक्ट के साथ साथ क्या निकली, बहुत ज्यादा हीट निकली। अगर याद करो तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कार्बोनेट्स कंपाउंड में कि ना, मतलब आयरन को ना, अगर हम आयरन ऑक्साइड को अगर हम एल्युमिनियम पाउडर के साथ जाके रिएक्ट कराते हैं तो हमें मोल्टन आयरन मिलता है और उसके साथ बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट की हीट मिलती है। इस वजह से वो आयरन क्या होता है, मोल्टन स्टेट में मिलता है, जो कि रेलवे ट्रैक जोड़ने में काम आता है। तो हमारा वो भी रिवीजन हो गया। तो वो कैसी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ठीक है। अब उसी तरह से ऐसी रिएक्टेंट, कई रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और तब जाके नया प्रोडक्ट बनता है। जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर उनको बोलेंगे एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, इसलिए उस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और फिर जाके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा अब चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या क्या कंडीशंस होती है जिससे हमें प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में हम क्या क्या लिखते हैं। जैसे कोई भी रिएक्टेंट है उसमें हम कई बार बहुत टेम्परेचर लगाते हैं, उसमें प्रेशर लगाते हैं और उससे हमारा एक नया प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट में कई बार हम सनलाइट को HB से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट में अगर हीट लिखना है तो इस तरह से ट्रायंगल का भी सिंबल बना होता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ये है कि वो हीट है। अब बात आई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बेटा ये कई बार आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, 1 नंबर में और आगे फर्दर उसकी कोई ना कोई आगे एक नया क्वेश्चन दिया होगा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब क्या होगा, मतलब आप बीकर में जैसे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी हमने रिएक्शन करी और क्या हुआ, ऊपर इस तरह से यहाँ पर या यहाँ पर क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाता है एक, मतलब एक सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब जो उस एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। ऐसा सॉलिड जो होता है जो कि सॉल्युबल नहीं है उस सॉल्यूशन के अंदर,
उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सॉलिड विच सेटल डाउन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। और हम आगे देखेंगे भी कहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो प्रेसिपिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाइएगा कि रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड गेट सेटल डाउन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब ये कैटलिस्ट क्या होता है यार? ये एक शैतान बच्चा होता है ना, जो होता है ना पूरी क्लास को धमाकेदार बना देता है, मतलब बहुत शोर मचाता है। एक सिंगल बच्चा होता है जो पूरी क्लास में बहुत शोर मचाता है। तो ये कैटलिस्ट भी यही करता है। ये क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, आपकी कोई भी रिएक्शन होगी इसको फास्ट कर देता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने लिखा कि रिएक्टेंट में हमने कैटलिस्ट लगाया और रिएक्शन फास्ट हो गई। ठीक है, तो इसलिए कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को फास्ट करना, ये टेम्परेचर प्रेशर को कम करना। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस द केमिकल इक्वेशन का मतलब ये क्या है कि मतलब जो भी आपके रिएक्टेंट में जितने भी आपके एटम्स हैं ना, उतने ही आपके प्रोडक्ट में भी बराबर उतने ही एटम्स होने चाहिए, क्योंकि मास ऑफ कंजर्वेशन का रूल फॉलो करता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जितने एटम्स यहाँ प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, उतने ही आपके यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, किसमें? प्रोडक्ट में। अब कैसे होते हैं ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, कि रिएक्शन को बैलेंस क्या करते हैं। कुछ नहीं करना। अब जैसे मान लो मैंने पहला ले लिया ये Fe, मान लो कोई सा भी ले लो आप, जो भी मन करे। चलो मैं ये ले लेती हूँ FeH2O। अब मैंने लिखा रिएक्टेंट R और इधर लिख दिया मैंने प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं लिखूंगी रिएक्टेंट में Fe कितना है, मेरा कितना Fe है 1, तो मैंने लिख दिया 1। प्रोडक्ट में मेरा Fe कितना है 1। ठीक है, अब उसके बाद नहीं, प्रोडक्ट में मेरा Fe जो है वो 3 है। ठीक है, क्या है 3। अब उसके बाद मैं देखूंगी कि मेरा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2। ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो मतलब ये तो दोनों बराबर है। ठीक है, पहले रिएक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, ये वाली। अब उसके बाद हम देख रहे हैं, ठीक है यार दोनों चीजें हो गई। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन मेरा यहाँ कितना है, यहाँ पे है मेरा 1, एक मॉलिक्यूल है, ये तो H2O उसके नीचे लगा हुआ है ना। ठीक है, अब वहां पर ऑक्सीजन मेरी कितनी है 4, तो अब मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। अब मेरे जहां पे जो चीज कम होगी ना, मैं उस साइड बढ़ाऊंगी। ठीक है, जहां पे मेरा जो नंबर ऑफ एटम्स है जो कम है, मैं उस साइड बढ़ाऊंगी। जहां पे बढ़ा हुआ है वहां थोड़ी बढ़ाऊंगी। अब क्योंकि ऑलरेडी वो बढ़ा हुआ से कम नहीं कर सकते, हम बढ़ा सकते हैं किसी चीज को। अब यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ 3 लगा दिया। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ 3 लगाया तो मेरा ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये तो कहानी हो गई खत्म Fe की। अब H2 देखें तो यार ठीक है, ये भी 2 है और हाइड्रोजन जो है वहां पर भी 2 है, बढ़िया है। ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूं O की, तो यहाँ 4 है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में मेरा क्या है 1 है। अब यार यहाँ पर भी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं, यहाँ पे 4 है तो मैंने यहाँ पर भी क्या लगा दिया 4 कर दिया। अब 4 कर दिया तो चलो यार ये तो 4 हो गया, लेकिन अब क्या हुआ यार, ये हाइड्रोजन तो 4 2 8 हो गई। अच्छा, यहाँ जो नंबर होगा वो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 4 2 8 हो गया। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन देखें तो कितनी है मेरी, यार 2 ही है। अब यहाँ पर तो 8 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी है, यहाँ पर 2 ही है, तो अब मैं क्या करूंगी, तो मैं यहाँ पर भी 4 लगा दूंगी। अगर मैं 4 लगा दूंगी तो क्या होगा, 4 2 8 हो गई मेरी। तो इस तरह से मेरी क्या रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। अगर मैं देखूं 3Fe, ठीक है, हाइड्रोजन कितनी है 4 2 8 है। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 4, यहाँ पर कितनी है मेरी ऑक्सीजन 4, तो मतलब मेरी ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। इस तरह से हम करते हैं रिएक्शन को बैलेंस। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टाइप ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि कैसे करी जाती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो आपकी पहली रिएक्शन आती है वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यार मतलब कंबाइन, मतलब A प्लस B को अगर कंबाइन किया तो जो नया प्रोडक्ट बना वो क्या बना मेरा AB। अब मैम ये कैसे, ये दोनों रिएक्टेंट थे, ये दोनों आपस में जुड़े, कॉम्बिनेशन हुए मतलब कंबाइन हुए और मेरा नया प्रोडक्ट जो बना वो AB बना। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड को हम और क्या कहते हैं, लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं। अब इसको चूना भी कहते हैं यार, वो चूना लगाने वाला चूना नहीं, जो हम व्हाइट वॉश पे चूना घोलते हैं
व्हाइट वॉश करने के लिए, ये वो वाला चूना है। जैसे ही चूने में, जिसे हम क्विकलाइम या लाइम भी बोलते हैं, उसमें वाटर मिला देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हुए, कंबाइन हुए। कंबाइन होने की वजह से अब इसने क्या किया, जैसे ही इसके साथ कंबाइन होता है ना, तो ये बहुत ज्यादा क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। इसलिए जब भी हम जो भी पेंटर होता है, वो जैसे ही उसका घोल बनाता है ना, तो वो एकदम से उसमें हाथ नहीं डालता, वो थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तब निकालेगा, क्योंकि इन दोनों के कंबाइन होने से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। और बना क्या मेरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, या लाइम वाटर। ठीक है, ये क्विकलाइम या लाइम कहलाता है, ये स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, ये ध्यान रखना। ऐसी वाटर, और में अगर वाटर बनाना है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे और वाटर बन जाएगा। ऐसे ही मिथेन के साथ अगर ऑक्सीजन वो होगी तो अब मेरा क्या हो जाएगा, मतलब उसमें वाटर बनता है और आगे फर्दर रिएक्शन हो जाती है। अच्छा, अगर हम ग्लूकोज की बात करें, C6H12O6, ठीक है, तो अगर हम इसका ये वाली रिएक्शन जो है आपके दूसरे पार्ट में आएगी, इस वाले को मत देखो, ये यहाँ नहीं आएगी। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैग्नीशियम क्या होता है, हमारा एक रिबन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इस रिबन के ऊपर ना, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ना बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो इसको ना हमेशा क्वेश्चन ये आता है, व्हाई बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम वी ऑलवेज रब इट विद सैंड पेपर, व्हाई, बिकॉज मैग्नीशियम हैव सम impurities on it. In what form? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बनी होती है मैग्नीशियम के ऊपर, अगर वो ऑक्साइड की लेयर उसमें प्रेजेंट होगी तो वो बर्न नहीं होगा, क्योंकि वो ऑक्साइड की लेयर इंटरफेयर करेगी बर्न करने में। ठीक है, तो हम सैंड पेपर से उसे रब करते हैं रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को, और उसे प्योर मैग्नीशियम बना देते हैं। जब ये प्योर मैग्नीशियम बन जाता है, उसको हीट करते हैं, ऑब्वियसली हीट करेंगे तो ऑक्सीजन तो होगी ही होगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बिल्कुल कैसे कलर का होता है, व्हाइट पाउडर। जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और जब हम इसे बर्न करेंगे तो एकदम डेजलिंग लाइट निकलती है, बड़ी चमकती हुई सी लाइट निकलती है। वो जो लाइट होती है ना, वो बड़ी हार्मफुल होती है, इसलिए बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम वी ऑलवेज वियर द गॉगल्स, ओके, वी ऑलवेज वियर द आई प्रोटेक्टर to prevent our eyes from harmful UV radiation which emitted from the burning magnesium ribbon। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है जो हमारी आईज को खराब कर सकते हैं, इसलिए हम हमेशा आई प्रोटेक्टर पहनते हैं उसको मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले। और उसे रब क्यों किया जाता है, ताकि हम उसमें से ऑक्साइड की लेयर हटा दें जो कि इंटरफेयर करती है बर्निंग करने में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख भी सकते हो, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे शो कर रखा है, एनसीईआरटी में भी है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड डाला, जो कि क्या है, लाइम है या क्विकलाइम है, इसमें वाटर डाला, तो हम देखेंगे थोड़ी देर में इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, और बन क्या जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्लेक्ड लाइम है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इसमें से हीट निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कि वो जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था ना, ये आपके एनसीईआरटी में ही है, आप उसे मार्क भी कर लो, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने उस लेग्ड लाइम जो बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाया था, ठीक है, एक्वस क्यों बोला, क्योंकि सॉलिड भी है इसमें थोड़ा सा, वही तो आगे जाके पानी के साथ घुलकर बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, जैसे ही इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, मतलब ये क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, और जैसे ही इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी तो क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी अपीयरेंस कैसी होती है, बिल्कुल मिल्की व्हाइट। ठीक है, कैसी अपीयरेंस होती है बेटा, मिल्की व्हाइट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या होता है कि मान लो, अब जैसे मैंने कहा, पेंटर ने वो थोड़ी देर के लिए रख दिया, जब उसमें से हीट निकल गई, ठंडा हो गया, तो पेंटर ने वॉल पे पेंट कर दिया अच्छा खासा। अब 2-3 दिन बाद हम उस वॉल को जब देखते हैं तो बड़ी शाइनी सी अपीयरेंस दिखाई देती है, यार वो इतनी शाइनी सी, एकदम व्हाइट व्हाइट सी, मिल्की व्हाइट सी क्यों अपीयरेंस दिखाई, वो तो हम कलर डाल देते हैं, बट अगर हम प्योर व्हाइट लेते हैं तो वो एकदम से क्यों इतनी शाइनी अपीयरेंस देती है, वो इसलिए देती है क्योंकि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिएक्ट करती है इस कैल्शियम कार्बोनेट के, मतलब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एयर में होती है वो रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने से क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल मिल्की व्हाइट अपीयरेंस देता है, थोड़ा सा वाटर भी आपका मतलब उसमें आ जाता है, देख रहे हो, चाहे देखो, व्हाइट वॉशिंग एंड गिविंग अ शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल्स। ठीक है,
तो ये केमिकल फॉर्मूला है मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। और ये मार्बल जो होता है, जो हमारे घर में लगता है मार्बल, ठीक है, तो वो मार्बल का फॉर्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इवन एग शेल, जो एग का शेल होता है ना, अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, वो वाला अंडा जो होता है, उस अंडे का जो शेल होता है, उसको, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं, या फिर मार्बल में भी कैल्शियम कार्बोनेट यही फॉर्मूला यूज होता है। अच्छा, अब ये जो मिल्की व्हाइट अपीयरेंस आई है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालने के बाद, अगर मैं इसमें और ज्यादा अमाउंट की, मतलब CO2 अभी तो नॉर्मल पास की, अब और ज्यादा अमाउंट की CO2 पास कर दूं, जब मैं और ज्यादा अमाउंट की CO2 पास कर दूंगी, तो अभी तो मेरा बन गया था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब ये CO3 मेरा क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि क्या होगा, कलरलेस होगा। क्या होता है आपका, कलरलेस होता है। और बिल्कुल एकदम, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, वो एकदम आपका ना कलर, वो सारा का सारा वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जो होता है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो होता है वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई एक एटम जो होता है या एलिमेंट होता है, दूसरे एलिमेंट को अपनी उसकी जगह से हटा के खुद बैठ जाता है। मतलब जो ज्यादा ताकतवर होगा वो दूसरे एलिमेंट को, जो कम वीक वाला होगा, जो कम ताकतवर होगा, उसको वहां से हटा देगा और खुद बैठ जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब होता क्या है इसमें, जो मोर रिएक्टिव होगा, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, आपको पता भी होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को वहां से हटा देता है और खुद वहां पे बैठ जाता है। अब होता क्या है, वही A+BC प्लस AC प्लस बी, मतलब A कहाँ बैठ गया, B की जगह पे, ठीक है, और B वहां से साइड में निकल गया। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि Fe क्या है, आयरन। आयरन क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। ठीक है बेटा, कॉपर सल्फेट हमेशा आपका ब्लू कलर का है ना सॉल्ट होता है, और ये जैसे ही इसमें 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, तो ये ब्लू कलर का सॉल्ट होता है। जैसे ही अब क्या होगा, कॉपर वीक है और आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आयरन ने क्या किया, इस कॉपर को यहां से हटाया और खुद बैठ गया, तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट। और इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीनिश कलर का हो गया। और कॉपर बाहर निकलते ही, क्योंकि अब वो अकेला रह गया, तो वो कैसा कलर का बन गया, ब्राउन कलर का बन गया। जब वो अपने सॉल्ट में प्रेजेंट था तब वो ब्लू कलर का था, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकला अपने सल्फेट से, आयन से, अपने सल्फेट सॉल्ट से, तो वो कैसा बन गया, ब्राउन कलर का बन गया। ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ी हुई भी है, और आपके इवन एनसीईआरटी में मेटल नॉन मेटल चैप्टर में है भी। ऐसे जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर सल्फेट। जिंक वैसे सिल्वरी व्हाइट होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है। जैसे ही जिंक यहाँ पर गया, कॉपर को बाहर निकाला, कॉपर ब्राउन हो जाएगा, और जिंक सल्फेट जो कि पहले सिल्वरी व्हाइट था अब कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब एक और देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, Mg जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, वो क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, सिल्वरी व्हाइट था, वो क्या बन गया, कलरलेस, और कॉपर क्या हो गया, ब्राउन हो गया। अब कॉपर बहुत खेल लिया, चलो अब आगे। अगर यार एक और कॉपर की रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछ ली जाती है। कॉपर है ब्राउन कलर का, और साथ में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, कॉपर। अब कॉपर जो होता है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सिल्वर, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड तो हमारे बड़े ही लेस रिएक्टिव मेटल है ना, बड़े ही नेटिव स्टेट पे होते हैं। तो अब क्या हुआ, ये कॉपर ने क्या किया, इस सिल्वर को हटाया और खुद बैठ गया। और जब इसके पास बैठा तो कॉपर की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, तो इसलिए 2 लगी है। NO3 नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है, हमारी जो होती है 1 होती है, तो इसलिए वैलेंसी वहां पे बनी रही। अब ये क्या हो गया, हमारा बाहर निकल गया। जैसे ये बाहर निकला तो ये कैसा हो गया, ग्रेइश व्हाइट कलर का हो गया, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ग्रेइश व्हाइट ब्लैक कलर का दिखाई देता है आपका सिल्वर। ठीक है, अब इधर देखो लेड CuCl2, ये रिएक्शन भी आपकी आई हुई है पेपर में। अब इन दोनों में क्या होगा, लेड जो है वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। और यहाँ पे क्या बन गया, लेड Cl2 बन गया, जो कि बन गया आपका लेड क्लोराइड बन गया। सिल्वरी ग्रे कलर का होता है वैसे लेड, वहां पे जाके क्या बन गया, बिल्कुल व्हाइट कलर का लेड क्लोराइड बन गया। और कॉपर जो बाहर निकला वो ब्राउन कलर का हो गया। उधर अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मैम अभी डिस्प्लेसमेंट तो समझ, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। मतलब अगर तूने मुझे धक्का दिया तो मैं भी तेरे को धक्का दूंगा, मतलब दोनों बराबर की टक्कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे की जगह पे जाके बैठ जाते हैं। कैसे, देखो अब यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी।
और ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे लिया हमने सोडियम सल्फेट, उस सोडियम सल्फेट के अंदर हमने क्या डाल दिया, बैरियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। अब क्या हुआ, इस सोडियम सल्फेट ने क्या किया, इस बैरियम को यहाँ से हटाया। हटाया तो वो बेचारा अलग नहीं निकला, उसने कहा ठीक है मैं तेरी जगह पे बैठ जाऊंगा। तो इन्होंने इंटर एक्सचेंज कर ली, उन्होंने एक्सचेंज कर ली अपनी सीट एक दूसरे से। तो अब ये क्या बन गया, बैरियम यहाँ पे गया तो बैरियम सल्फेट, और सोडियम यहाँ पे गया तो ये बन गया आपका NaCl बन गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ये क्या, ये कैसे कलर का होता है, बैरियम सल्फेट जब जाके यहाँ पे जुड़ता है, बैरियम सल्फेट बनता है तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। मैंने अभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताई भी थी कि इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है, जो कि सॉल्युबल नहीं होता वाटर में और वो सेटल डाउन हो जाता है क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, और सॉलिड है तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो वो क्या बन गया आपका, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, ऐसी लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट को अगर आप पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, ये जो लेड है, ठीक है, ये तो आई के साथ कनेक्ट कर लेगा, और ये जो के है ये नाइट्रेट के साथ कनेक्ट कर लेगा। तो अब ये क्या बना, PbI2, जो कि क्या होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। ठीक है, याद करनी है हमें ये रिएक्शन, बहुत ध्यान रखना है। और साथ में क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये लेड आयोडाइड बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अब करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई एक सिंगल कंपाउंड है और हमने उसको हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से, या हमने लाइट से किसी भी तरह से उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे कैसे कैसे। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब कैरी आउट बाय हीट। हीट का सिंबल मैंने बताया था ट्राइंगल होता है। अब हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैसे बना था कैल्शियम कार्बोनेट, याद करो सोचो। कैल्शियम कार्बोनेट किससे बनाया था हमने, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी तो क्या बन गया था, व्हाइट कलर का मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मार्बल भी होता है, लाइमस्टोन भी कहते हैं। अब क्या हुआ, इसी को हमने क्या किया, हीट कर दिया। जब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दोगे, अब क्या हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर देते हैं तो दोबारा से हमारा क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि लाइम होता है, ये क्विक लाइम होता है, साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचो। और क्या टेस्ट हो सकते हैं कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ यार ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकली है इसमें से। एक टेस्ट तो यही है कि आप बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो वो बर्निंग कैंडल ब्लो ऑफ हो जाएगी, मतलब बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा क्या, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। ठीक है, और क्या टेस्ट कर सकते हैं यार, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, मतलब आप स्लेक्ड लाइम में डालोगे तो कैसा हो जाएगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा, मतलब दोबारा से क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये टेस्ट भी याद रखने हैं। ऐसे ही पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, साथ में ऑक्सीजन निकलेगी। ये आपका है आयरन सल्फेट, ठीक है, जो कि कैसा है, ग्रीन कलर का है। इसको अगर हम हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, अब उसके बाद लेड नाइट्रेट, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी बड़ी बहुत बार आती है। लेड नाइट्रेट को जब भी हम हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारे येलो कलर के तो फ्यूम्स निकलेंगे नहीं। ठीक है, येलो कलर का नहीं, वो सॉल्यूशन जो होगा ना वो तो क्या हो जाएगा आपका, येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, जैसे लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा येलो कलर का हो जाएगा, जो कि क्या है हमारा PbO, और कैसा कलर हो जाएगा, येलो। ठीक है, और उसमें से फ्यूम्स कैसे निकलेंगे, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे। वो फ्यूम्स किसके हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के फ्यूम्स हैं। ठीक है, तो जब भी लेड नाइट्रेट को बर्न करेंगे तो येलो कलर का आपका बनेगा लेड ऑक्साइड और ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी से क्या करेंगे, जैसे कि हम वाटर में अगर मैंने क्या किया, एक कैथोड ले ली, एक एनोड ले ली और उसे कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, मैंने वाटर डाला और उसमें करंट पास किया। करंट पास किया तो वाटर में क्या है, H2O। ठीक है, अब क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस है और ऑक्सीजन माइनस है, तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के। अच्छा, पहले तो हमें ये एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब पॉजिटिव पे कौन सा जाएगा, मेरा ऑक्सीजन जाएगी, यहाँ पर क्या चली जाएगी मेरी ऑक्सीजन, और यहाँ पर मेरी क्या चली जाएगी, नेगेटिव तरफ है हाइड्रोजन, यहाँ पे चली गई हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल गए। ठीक है, तो जब हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसमें तो दिखाई नहीं देगा कि कौन सा कैथोड है कौन सा नेगेटिव है, तो हम ये देखते हैं कि आपके एक रॉड पे डबल अमाउंट की गैस कलेक्ट होती है। ये क्वेश्चन आता भी है, व्हाई देयर इज अ डबल अमाउंट ऑफ गैस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर on one rod, because there is a two molecule of hydrogen, that's why
देयर इज ए मोर अमाउंट ऑफ गैस और बबल्स कम्स आउट ऑन द वन साइड ऑफ द रॉड, ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादा अमाउंट की हाइड्रोजन निकल रही है। ऑक्सीजन का तो एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, इसलिए वहां पे डबल अमाउंट की गैस निकलती हुई दिखाई देती है, मतलब ज्यादा बबल्स आपके दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू दूसरी वाली रॉड पे जिसपे ऑक्सीजन आपकी निकल रही है। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस अगर NaCl की करें, हमने पढ़ा हुआ भी है, तो कैसा हो जाता है, वो सोडियम और क्लोराइड में टूट जाता है। और Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड की करते हैं तो एल्युमिनियम और साथ में ऑक्सीजन निकल जाती है। अब बात करते हैं फोटोलिटिक मतलब क्या होता है, सनलाइट, ठीक है, या कोई भी लाइट, ठीक है, तो लाइट एनर्जी की वजह से जब भी आप कभी सोडियम क्लोराइड ले लो या सोडियम ब्रोमाइड, सॉरी सोडियम कहां से आ गया, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, अब सिल्वर ब्रोमाइड लो चाहे सिल्वर क्लोराइड लो, ठीक है, और जब भी हम इसको सन की लाइट में, आप देख लो डायग्राम, ये आपके उसमें है भी एनसीईआरटी में। अब इसने इस चाइना डिश के अंदर क्या ले लिया, सिल्वर क्लोराइड ले लिया, या आप सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, तो हमेशा क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, उसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। और हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही तो पढ़ रहे हैं जिसमें क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, सिल्वर एंड क्लोरीन, और सिल्वर ब्रोमाइड लेके तो सिल्वर एंड ब्रोमीन। और कलर कैसा हो जाएगा, सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रेइश व्हाइट कलर का, ब्लैक उसमें यूज होता है, ग्रेइश व्हाइट ब्लैक कलर का हो जाता है, मतलब बिल्कुल ब्लैक नहीं होता, ग्रेइश व्हाइट मतलब ब्लैक की तरफ टोन होता है। तो इस तरह का ये कलर हो जाता है जब उस पर सनलाइट पड़ती है, ठीक है, इसलिए हम इसे हमेशा प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि ये एकदम से मतलब इस कलर का ना हो जाए। हम इसको यूज भी करते हैं किसमें, इस पे ना, अगर आप एक्सरे देखोगे पहले जमाने में जब एक्सरे निकाले जाते थे ना, तो उस पे लाइट ही तो डाली जाती थी, उस लाइट पे क्या होता है, मतलब उस सब्सटेंस के अंदर क्या होता था, एक्सरे के अंदर ये AGBR ही होता था, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है। अब पढ़ते हैं हम उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है यार, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यार रिडक्शन में एडिशन होगा हाइड्रोजन का, तो रिमूवल किसका होगा, ऑक्सीजन का, ठीक है, कोई एक याद रख लो, आपको दूसरे का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया ब्लैक कलर का। और क्योंकि आपने देखा हो कई बार हम कॉपर के बर्तन में जब हम खाना वाना बनाते हैं ना, बहुत देर तो वो कुछ काले काले से हो जाते हैं, वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से उनका रिएक्शन हुआ और जिसकी वजह से क्या हो गया, वो ब्लैक कलर के बन गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन देखते हैं, इसी कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है, मैंने हाइड्रोजन के साथ हीट कर दिया, ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन के साथ हीट किया तो अब ये क्या बन गया, कॉपर दोबारा से कैसे कलर का बन गया, ब्राउन कलर का बन गया, और वाटर आपका बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये ऑक्सीजन थी ये हट गई, और रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो हट गई ना वहां से, और बच के आ गया कॉपर, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन। अब अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तब हम उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। जैसे कि अब आपकी ये रिएक्शन हो गई कॉपर, ये अब देखो ध्यान से देखना, ये कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, कॉपर और H2O बन गया। अब इस कॉपर ऑक्साइड से हुआ क्या, ये बना कॉपर, तो यहां से ऑक्सीजन क्या हट गई, ऑक्सीजन हटने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन कहता है या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर क्या हो हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई। अच्छा चलो भाई ये रिडक्शन हो, ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, वहां जाके ऑक्सीजन वहां पे एक बढ़ गई उसके पास, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर। अच्छा अब जब हमें ये पता चल गया कि कहाँ पे रिडक्शन है कहाँ पे ऑक्सीडेशन है, तो हमें ये भी पता करना पड़ेगा यार ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इसमें से, और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपसे कोई डेफिनेशन एक आधी बार कभी आ जाए तो आ जाए, वैसे ये पूछा था कि इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जहां पे रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसे उल्टा लिख दो, ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और जहां पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, हमें उल्टा लिख देना है, और इस तरह से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें भी देख सकते हो MnO2 है, ठीक है, ये MnO2 क्या बन गया आपका, यहाँ पे O2 थी, यहाँ पे रिमूव हो गई मतलब रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हो गया मतलब रिड्यूस हो गया,
तो ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, HCl है, HCl वहां पे जाके देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है HCl तो ये कहलाएगा क्या, आपका रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा लिख देना है हमें, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन। अब आता है कि इस ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ पे कहाँ इफेक्ट है, ठीक है। अब देखेंगे कोरोजन। कोरोजन में होता क्या है, सबको पता है कि कोई भी आपका कोई भी सब्सटेंस होता है और उस पर अगर मॉइस्चर हो और एयर का कांटेक्ट हो तो उसमें क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे वो सब्सटेंस खराब होने लगता है, ठीक है, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, देखा भी होगा आपने कई बार। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर करते हैं, जैसे कि पेंट करते हैं, ये गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जो कि डायरेक्ट प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन का उस पर कॉन्टैक्ट होने से, ठीक है, एंड मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट होने से। और हम रिड्यूस करते हैं कोरोजन का रिस्क को बाय गैल्वेनाइजेशन, पेंट करके, और भी तरह के मेथड। अच्छा, कई बार देखते हो हम नई नई चांदी की पायल या चांदी की आप कोई भी चीज लेके आओगे घर में, थोड़े दिन उसको ऐसे बाहर रखे रहने दो, या कुछ टाइम घर में भी ऐसे ही रखे रहने दो, आपसे कितना भी कवर्ड करके रख लो, वो थोड़े दिन बाद क्या हो जाती है, थोड़ी ग्रे ब्लैक सी कलर की हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है यार, पूरे के पूरे एनवायरमेंट में ना सल्फर भी प्रेजेंट होती है, सल्फर। अब जैसे ही सिल्वर इस सल्फर से कांटेक्ट में आती है तो क्या बन जाती है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। ये जो सिल्वर सल्फाइड बनता है, ठीक है, अब क्या होता है, ये ना ग्रे ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। इस वजह से हमारी जो सिल्वर है वो ग्रे ब्लैक कलर की दिखती है, क्योंकि उस पर सल्फर का रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, वो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जो कि ब्लैक इन ग्रे ब्लैक इन कलर होता है। अब यहाँ देख रहे हो AgS हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन निकल गई, मतलब हाइड्रोजन यहाँ सल्फर से क्या हो गया, हाइड्रोजन हट गई। हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और वही हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है हमारी डेली लाइफ में। ऐसी कॉपर पे क्या होता है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वो करती है, तो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड की एक लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की, जो कि कैसी दिखती है, इस कॉपर कार्बोनेट की, कॉपर हाइड्रोक्साइड की लेयर जो होती है वो ग्रीन कोटिंग दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं रेंसिडिटी। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि स्पॉइलेज, मतलब जब भी आपका फैट और ऑयल से रिलेटेड कोई भी खाना होगा ना बेटा, वो कुछ टाइम बाद ना, मतलब अगर आप उसे ऐसे ही रखे रहने दोगे, थोड़ी देर में उसमें ना मतलब बहुत ही अनप्लीजेंट सी स्मेल आ लगती है, मतलब वो खराब होने लगता है। वो खराब क्यों होने लगता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसका, फैट और ऑयल का, ठीक है। जैसे कि कोई भी आपने कोई भी स्पॉइल्ड बटर होता है, ओल्ड कुकिंग ऑयल हो जाए, या कोई भी चिप्स होते हैं, अगर आप चिप्स मार्केट से लाते हो, बड़े फूले फूले से पैकेट में होता है, उसको खोलते हो और उसको खुला छोड़ दो तो वो बड़े स्टेल हो जाते हैं, ठीक है। इसको ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कई बार अपने फ्रिज में रखते हैं ताकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो देर से हो जाए। अच्छा, इसके अलावा हम चीजों को एयर टाइट कंटेनर में रखा है। जो चिप्स का लेस का पैकेट आता है तो हम उसको देखते हैं ना, बिल्कुल सील्ड होता है और बड़ा मतलब फ्लफी सा होता है, और जैसे खोलते हैं उसमें से एक एयर सी निकलती है, ठीक है। वो एयर कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन को, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो चिप्स है वो सेफ रहते हैं, या और भी कई सारे प्रोडक्ट हो गए, नमकीन हो गए या बिस्किट्स हो गए, कुछ भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो वो प्रिवेंट हम क्या करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, बाय यूजिंग द नाइट्रोजन गैस, ठीक है। रेफ्रिजरेटर एयर टाइट कंटेनर में चीजों को रखें ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जा पाए, ठीक है। और ऑक्सीजन ना जाए, मतलब ऑक्सीजन अगर चली जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द स्पॉइलेज ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड, ओके, टू लीडिंग टू अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी, ओके। तो ये था ऑल ओवर इस चैप्टर का पूरा रिवीजन।